हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन में कंसेप्ट भी साथ साथ तैयार होते चले। और ये जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, जैसे कि जूनियर स्टूडेंट जो जून में होने वाला है, लास्ट जून में, और पीटी एग्जाम, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जो कि है जीएस विद अशोक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि समानान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रदान किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में ये चीज बताई गई है। तो इसका सबसे पहले तो आंसर टिक करते हैं। इसका आंसर क्या है? आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत हम लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया गया है। अब ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है क्या? तो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ये है कि जो है कानून सबको एक समान तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि समान प्रोटेक्शन होगा कानून का। और आर्टिकल 14 के अंतर्गत एक और चीज दी गई है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट, बिफोर लॉ का कंसेप्ट। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो ये दोनों चीजें हम लोगों को आर्टिकल नंबर 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है हम लोगों के पास में, तो उसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या है कि कानून के आगे सब बराबर हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, तो सब लोगों के आगे कानून समान तरीके से कार्य करेगा। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी आर्टिकल नंबर 14 में दिया हुआ है। अब अगर बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि हम लोगों ने का क्वेश्चन है, ये लिया हमने कहां से? तो ये लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये यूएसए का जो संविधान है उससे हमने लिया है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट ये हमने यूके के कॉन्सेप्ट से, यूके के संविधान से लिया है। ओके, और ये आर्टिकल नंबर 14 में और हम लोग जानते हैं आर्टिकल नंबर 14 किसके अंतर्गत आता है? ये राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इक्वलिटी, इसके अंतर्गत आता है। और इसमें हम लोग जानते हैं आर्टिकल 14 टू 18 दिए हुए हैं। 14 से 18 तक आर्टिकल कौन सी है? राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत में है। उसमें 40 नंबर में ये दोनों चीजें दी गई हैं। और ये कहाँ से ली हैं ये हम लोगों ने देख लिया। और अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं? फंडामेंटल राइट भी हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ओके, और फंडामेंटल राइट हम लोग जानते हैं पार्ट नंबर, जो संविधान का हमारा पार्ट नंबर 3 है, उसमें दिया गया है संविधान के पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में दिया है। और इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें आर्टिकल दिए हैं। और इसमें जो फंडामेंटल राइट हैं वो कितने प्रकार के हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, उससे पहले क्या था? 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हम लोगों के पास में हैं। ओके, अब जो 7वां जो एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल नंबर 31 के तहत था। 31 आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल था, कौन सा राइट था हमारा फंडामेंटल राइट? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का जो राइट है वो हमने क्या किया गया है? हम लोगों ने ये हटा दिया गया है। हम लोगों का जो फंडामेंटल राइट ये खत्म कर दिया गया है। फंडामेंटल राइट को खत्म करके इसको क्या बना दिया गया? लीगल राइट, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? 300 का ए जो आर्टिकल है उसके तहत इसको जो है क्या फंडामेंटल राइट से हटा के, मतलब कि पहले 7 थे तो उसको हटा के कितना बना दिया? 6। और ये 31 नंबर का था फंडामेंटल राइट, इसको हटाया गया और किसमें रख दिया गया? लीगल राइट। और ये 301 आर्टिकल में रख दिया गया, या 300A कह सकते हैं। और ये हुआ किससे था? कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत ये चीज कही गई थी। ओके, तो अब हमारे पास कितने? 6 फंडामेंटल राइट हैं। और हम लोग जानते हैं जो 6th फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, तो अब इसमें ये आर्टिकल नंबर कौन सा है? 32वां है। तो ये जो आर्टिकल है ये हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है। इसमें क्या है? रिट के बारे में बताया गया है, जो हम लोग 5 प्रकार की रिट डाल सकते हैं। और इस जो आर्टिकल नंबर 32 को सोल किसने कहा था? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा था? अगर ये पूछा जाए, जो संवैधानिक उपचार है, जो 32वां आर्टिकल जो 6वां फंडामेंटल राइट है, ये जो है ऐसे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव
अम्बेडकर ने कहा था। और हम लोग जानते हैं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वो क्या है, संविधान का निर्माता कहा जाता है इन्हें, यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान का निर्माता कहा जाता है। ओके, और ये हेड किसके थे, ये हेड थे, एक कमेटी थी जो संविधान सभा में कमेटियां गठित की गई थी डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो उसमें ड्राफ्ट के लिए, जो संविधान का ड्राफ्ट बनाने के लिए जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और इन्हें संविधान का पिता या संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो ये आर्टिकल नंबर 14 से हमने इतनी चीजें देख ली। अब अगर यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे कि यूएसए से हम लोगों ने देख लिया कि फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया, ये और भी हम लोग सोर्सेज देखेंगे। अभी जैसे कि यूके है, यूके से हम लोगों ने क्या सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी लिया है, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहाँ से ली है, यही के यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो ऐसे ही ठीक है। अब बाकी तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर आर्टिकल नंबर 15 की अगर बात करें तो 15 में, आर्टिकल नंबर 15 में क्या दिया कि डिस्क्रिमिनेशन, कि हम लोग किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव उसके साथ नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ क्या, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि ये जो 5 क्राइटेरिया दिए हैं, इनके बेसिस पर हम लोग किसी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट यानी कि उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसके रिलीजन को लेकर, रेस को लेकर, कास्ट को लेकर, उसके सेक्स को लेकर और उसकी प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर हम लोग किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये आर्टिकल नंबर 15 में दिया है। आर्टिकल नंबर 13 में दिया क्या है, आर्टिकल नंबर 13 की बात करें तो इसमें दिया है हम लोगों को कि जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हैं उन लॉ को नल या वॉइड माना जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 13 में दिया है कि लॉ विच इज क्या है, लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, ये बताया गया आर्टिकल नंबर 13 में। और 12 की बात करें तो इसमें डेफिनेशन के बारे में बताया गया है, स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये चीजें हम लोगों को आर्टिकल नंबर 12 में बताएंगे, ठीक है। बाकी अब इतना ही रखते हैं, बाकी कभी आगे देखेंगे, क्वेश्चन आएगा था। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर व्हेन एन एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड। यानी कि जब एक सेब जो जमीन पर गिरता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण का सही क्रम क्या है, कि ऊर्जा कौन कौन सी ऊर्जा किस क्रम में आएंगी। तो जब पेड़ पर कोई भी एप्पल अगर गिरता है जमीन पर पेड़ से, तो उसका सीक्वेंस बताना है एनर्जी का। तो सबसे पहले जब पेड़ पे लगा है तो हम लोग जानते हैं स्टैटिक एनर्जी होगी, तो इसमें जो है तीनों में है, तो मतलब कि ये पहला तो ऑप्शन से नहीं। फिर उसके बाद सेकंड होगा क्या, वायु की ऊष्मा ऊर्जा नहीं होगी, मतलब कि बी ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद गतिज ऊर्जा और सेब की जमीन ध्वनि ऊर्जा, तो ये तो लास्ट में हो गई, लेकिन ये वाली नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल एनर्जी टू द ग्राउंड, यानी कि सी इज द राइट आंसर, कि सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टैटिक ऊर्जा जब लगा है, फिर उसके बाद गिरा है तो एनर्जी टू द ग्राउंड एंड द एप्पल, और उसके बाद साउंड एनर्जी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके, अब इसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंज इज द मोस्ट रिसेंट वन। ये देख रहे हैं कि सबसे नई जो है पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा है, हिमालय जो है हमारा, जो हिमालय है, हिमालय पर्वत है, वो हमारा न्यू फोल्डेड माउंटेन है, सबसे नया वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ओके, अब अगर बात करें हम लोग हिमालय के बारे में, तो हिमालय के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा अगर ग्राफ में समझ लें, फिर उसके बाद आप सीधा तो आंसर तो हिमालय हो गया, ठीक है, न्यू फोल्ड माउंटेन। और इसके बारे में आप डिटेल में देखने के लिए ये चीज देख लेते हैं कि जो हिमालय है इसकी अगर उत्पत्ति के बारे में पूछा जाए, इसकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिनेशन इसका कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है टेथिस सी से, ठीक, टेथिस सी से इसका ओरिजिनेशन माना जाता है। बाकी जो बैकग्राउंड है इसका, किस तरीके से इसमें जो है इसका जो है उद्भव हुआ है या उत्पत्ति हुई है, वो हम देखेंगे। बस इतना चीज याद रखें, इसका उत्पत्ति टेथिस सी से मानी जाती है, ठीक है। गोंडवाना और अंगारा लैंड के बीच में क्या था कि ऊपर वाला पार्ट जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखेंगे तो उसमें जो ऊपर वाली प्लेट है उसको क्या कहा जाता है, अभी एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे क्या था गोंडवाना लैंड। बाकी डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक में कभी हम लोग देखेंगे।
तो इसमें क्या था, टेथिस सी था, तो इन प्लेटों का जो है सब मतलब टकराव हुआ, जिससे कि क्या इसमें जो टेथिस सी के अंदर जो अवसाद थे वो क्या है, फोल्ड बन के ऊपर निकल आए और वहीं से क्या निर्माण हो गया, किसका, हिमालय का। ठीक, ये बेसिक सा थोड़ा सा कंसेप्ट बताया, बाकी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से सबडक्शन हुआ ओशियन प्लेट का और लैंड प्लेट उसके ऊपर आई और जिससे कि उसमें फोल्ड पड़ गए और हमारा हिमालय का निर्माण हो गया। अगर हिमालय के बारे में और बात की जाए तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करी जाए, सबसे ऊंची चोटी तो ये हम लोग सब लोग जानते हैं, सबसे ऊंची चोटी तो ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848.86 मीटर इसकी जो है क्या है, हाइट है। ओके, अगर लेकिन ये पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची भारत में स्थित चोटी, तो ये तो नेपाल में है। हिमालय जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ये चोटी जो है ये कहाँ पे है, ये नेपाल में है, इंडिया में नहीं है माउंट एवरेस्ट। तो इंडिया की अगर पूछे जाए, इंडिया की सबसे ऊंची हिमालय पे स्थित चोटी तो ये कौन सी है, कंचनजंगा है, कंचनजंगा। ओके, और ये 8500 मीटर के आसपास है, सॉरी 85,000 नहीं, 8500 मीटर के अप्रोक्स है इसकी हाइट। ओके, अब लिखें एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है, ये तो इंडिया की किस पे, हिमालय पे सबसे ऊंची चोटी है। अगर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तो ये अगर पूछी जाए तो इसका उसका नाम क्या हो जाएगा, केटू, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन भी इसका दूसरा नाम भी है, और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है 8611 मीटर है। तो ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखने हैं कि भारत की सबसे ऊंची हिमालय पर स्थित चोटी तो ये कंचनजंगा है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गिना जाता है। लेकिन ये हिमालय पे नहीं, ये किस पे है, ट्रांस हिमालय पे स्थित है, ट्रांस हिमालय पे ये स्थित है, कौन सी, केटू। और केटू जो है इंडिया के जो लैंड पर नहीं है, मतलब इंडिया के लैंड पे है, लेकिन ये पीओके रीजन में पड़ती है, यानी कि पाक जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें पड़ती है। ओके, बाकी अगर थोड़ा सा हम लोग हिमालय का कंस्ट्रक्शन देख लें, जैसे कि हम लोग इन चोटियों की लोकेशन देख लेते हैं, जैसे कि आपको याद रह जाए तो ये हम लोग रब करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं क्या, थोड़ा सा मैप बना के हम लोग देखते हैं। तो आंसर तो क्या हो जाएगा, सी, न्यू फोल्डेड माउंटेन कौन है, हिमालय। अगर हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं क्या मैप नॉर्थ इंडिया का, तो इसमें हम लोग देखते हैं ये, ठीक है, ये हमारा भारत का नॉर्थ हिस्सा बना रहे हैं हम लोग, उत्तराखंड, नेपाल, और ये हमारा सिक्किम, और यहाँ पे ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो हिमालय है, हिमालय जो है क्या है, हिमालय 3 श्रेणियों में है, जो कि ये 3 श्रेणियां हैं, एक, ठीक, उसके बाद ये ग्रेटर हिमालय कहते हैं, फिर लेसर हिमालय कहते हैं, और तीसरी श्रेणी को कहते हैं क्या, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और या लेसर हिमालय, और उसके तीसरे बाद तीसरी श्रेणी को क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय। तो ये हिमालय जो है 3 श्रेणियों में बना हुआ है। ओके, तो इसमें ही हम लोगों ने जो सिक्किम है, सिक्किम में यहाँ पे स्थित है एक कंचनजंगा जो चोटी है, वो हिमालय पे स्थित, भारत में हिमालय पे स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट मैंने बताई थी 8500 मीटर के आसपास है। और जो केटू जो कि हमने बताया कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो कहाँ पे स्थित है, वो है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार हिमालय जो है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ये जो है ये बहुत पुराना है, ये ट्रांस हिमालय उससे भी फोल्डेड है, और ये न्यू वाला है, ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है, ये वाला जो 3 श्रेणियां हैं। तो ये ट्रांस हिमालय की भी 3 श्रेणी है, जिसको हम लोग जानते हैं, तो इसका क्रम ये होता है नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि नॉर्थ ऊपर है, नीचे साउथ होता है। तो इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये 3 श्रेणियां क्या कहलाती हैं, ट्रांस हिमालय कहलाती हैं, क्योंकि ये हिमालय की ट्रांस में है, यानी कि पार में है, तभी से ट्रांस हिमालय। तो यहीं पर स्थित है क्या, केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ठीक, केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। तो ये ट्रांस हिमालय पे स्थित है, ना कि हिमालय पे स्थित है, लेकिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, पीओके में, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो रीजन है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग करें तो ये क्या है, अरे ये थोड़ा सा लोकेशन हम लोग, हाँ
ठीक, अगर हम लोग थोड़ा सा लोकेशन देखें इसकी, तो ये क्या है, ये पीओके है इतना एरिया, ठीक, और यहाँ पे क्या है, अक्साई चीन, तो ये वाला पीओके है, ये अक्साई चाइना है, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी है, और ये वाली लाइन जो चाइना को डिवाइड करती है ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये इस साइड है, ये लद्दाख वाला पोर्शन है, ये जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी कब बनी थी, ये हम लोग याद कर लें, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरियां बन गई थी। ओके, तो ये हम लोगों ने लोकेशन देख ली। अब बाकी अगर और बात करें तो ये हम रब करते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और ऑप्शन है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग जानते हैं अरावली, तो अरावली क्या है, अरावली जो है कहाँ से स्टार्ट है, अरावली जो है हमारे वेस्ट इंडिया में पाई जाती हैं। अगर हम लोग मैप बनाएं, जैसे कि मान लेते हैं, ये रफली मैप बना लेते हैं, चलो थोड़ा सही मैप बनाते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो ये हमने अभी देखा, ठीक, तो ये यहाँ पे जो है अरावली, यहाँ पे है ये, तो अरावली जो है, अरावली क्या है, हमारा ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, ठीक, अरावली। और जैसे क्या कहते हैं, रेजिडुअल माउंटेन भी कहते हैं, यानी कि ये बचा हुआ पर्वत है जो कि बहुत पुराना है और ये कट छट के थोड़ा सा रह गया है। और ये कहाँ पे, ये राजस्थान और ये दिल्ली तक यहाँ पर फैला है, राजस्थान में दिल्ली तक। और अरावली की अगर सबसे ऊंची चोटी जो पूछी जाए तो उसको क्या कहते हैं, माउंट आबू में स्थित है, जो कि अरावली के माउंट आबू में स्थित है, जिसे कहते हैं गुरु शिखर, और जिसकी हाइट है 1722 मीटर, ठीक है, लगभग ऐसी 1722 मीटर के लगभग में है। अब विंध्याचल हम लोग जानते हैं, जो ईस्टर्न घाट, तो ये है ईस्टर्न घाट, हम लोग जानते हैं ये है ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट, और विंध्यन रेंज ये है, विंध्यन रेंज ये है, ठीक है। तो विंध्यन रेंज यहाँ पे है जो एमपी में मैक्सिमम है, बाकी और राज्यों में भी है, तो ये विंध्यन रेंज है। और फिर उसके बाद चलो इतना ही रखते हैं, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, बाकी फिर विंध्यन रेंज की भी जो 3 पार्ट में है, फिर वो हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस ऑफ एयर मास। तो एयर मास क्या होता है, एयर मास सबसे पहले देखते हैं। एक क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर है, मतलब कि एक वायु का है, तभी तो नाम ही है इसका एयर मास, ठीक। तो उसके बारे में हम लोगों को ये देखना है कि कौन सा संदर्भ में सही नहीं है, मतलब कि नॉट राइट देखना है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है ये देखते हैं कि एयर मास फॉर्म ईदर इन द ट्रॉपिकल और द पोलर रीजन। तो ये बात हमारी सही है कि जो एयर मास हैं वो कहाँ, वो ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि जो ट्रॉपिक्स होते हैं, जैसे कि अगर पृथ्वी की बात की जाए, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, इसमें बीच में क्या है, इक्वेटर है, यानी कि इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा, यानी कि भू को 2 भाग में बांटती है, भूमध्य रेखा है। और उसके ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल है, तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। और इसमें हम लोग जानते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ, ये क्या है, अक्षांशी रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। ये क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा है, ये ऊपर वाली को कहते हैं कर्क रेखा, जो कि भारत से भी गुजरती है, और नीचे है मकर रेखा, इसको कहा जाता है ट्रॉपिक्स। तो एयर मासेस जो है, वायु द्रव्यमान जो है, वो या तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र दोनों में बनती है। तो ये दोनों बात सही है कि ये जो पोलर रीजन है यहाँ पे भी बनते हैं, और जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे बनते हैं, तो ये वाली बात सही है, और हमें बताना है सही नहीं। ओके, फिर उसके बाद एयर मास, दूसरा है एयर मास डेवलप ऑन कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशियन। मतलब दूसरा ऑप्शन बता रहा है कि जो हम यहाँ पे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है, फिर यहाँ पे अफ्रीका है, यूरोप है, यहाँ एशिया है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, तो ये बता रहा है। और बाकी क्या है, बाकी सारे में क्या है, ओशियन है। अब ये बता रहा है कि जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे बनते हैं, मतलब जमीन पे तो बनते ही हैं, हम लोग जानते हैं, और डिफरेंट जो है फिनोमेना भी बताते हैं एयर मास। और फिर उसके बाद जो ओशियन है उसमें भी बनते हैं, तो ये भी बात सही है कि एयर मास जो है कॉन्टिनेंट एज वेल एज कहाँ पे बनते हैं, महासागर दोनों में बनते हैं। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, ये भी सही निकल गया, तो हमें बताना नहीं वाला। फिर दूसरा है एयर मास डेवलप इन द साइक्लोनिक कंडीशन।
तो ये ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फिर देखते हैं एयर मास चेंजेस द वेदर कंडीशन। तो ये ऑब्वियस सी चीज है, एयर मास क्या है, वेदर कंडीशन को चेंज करते हैं। मतलब कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, सी इज द राइट आंसर, की एयर मास जो है वो साइक्लोन कंडीशन में नहीं बनते हैं। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो कौन सा निम्नलिखित में कौन किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक, ये डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना कराई थी, ठीक, डिपार्टमेंट की। अगर बात करी जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाए तो ये हम लोग जानते हैं ये 1861 में बना था। और ये इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक, कनिंघम। ओके, ये हम लोग जानते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये लॉर्ड कर्जन ने करवाई थी। और ये जो है और लॉर्ड कर्जन के बारे में ये हो गया ऑप्शन। अब लॉर्ड कर्जन ने और क्या किया था, तो जो बंगाल पार्टीशन है जो 1905 में बंगाल पार्टीशन है, ये भी किसने कराया था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ही हुआ था, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ है, ये हुआ है बंगाल पार्टीशन। और लॉर्ड कर्जन के टाइम की अगर और चीजें देखें तो जो फेमिन कमीशन है ये भी कब आया था, फेमिन कमीशन, ठीक, फेमिन कमीशन की भी कब आया था, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पर आया था, ठीक है। और इसी के टाइम पे लॉर्ड कर्जनी के टाइम पे एक एंड्रयू फ्रेजर ने पुलिस कमीशन की स्थापना की थी। एंड्रयू फ्रेजर पुलिस कमीशन की, पुलिस कमीशन, ठीक। उसके बाद अगर और बात करें तो और भी चीजें हैं, जैसे इरिगेशन कमीशन है। और इसकी टाइम पे लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हम लोग जानते हैं यूनिवर्सिटी एक्ट जो है 1904 का, ये भी आया था। ओके, तो ये चीजें याद रखनी है लॉर्ड कर्जन के साथ में, ठीक। उसके बाद अगर लॉर्ड चेम्सफोर्ड की याद रखें, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अगर बारे में याद रखें तो जो हम लोग जानते हैं मॉन्टेको चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, मॉन्टेको चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये 1919 का जो एक्ट है मॉन्टेको चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उस समय गवर्नर जनरल और वायसरॉय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और हम लोग जानते हैं 1919 के एक्ट में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी और प्रोविंशियल डायरकी की शुरुआत हुई थी। और उसमें क्या है, पावर को दो भागों में बांटा गया था, एक ट्रांसफर पावर, एक रिजर्व पावर, ठीक है, एक ट्रांसफर पावर और एक रिजर्व पावर। तो जो रिजर्व पावर थी वो गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने अपने पास रख ली थी। और उसके बाद ट्रांसफर पावर जो हमें इंडियंस को मिली थी, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर रहे हैं और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे आया था। तभी 1990 को क्या कहते हैं, मॉन्टेको जो सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और मॉन्टेको और चेम्सफोर्ड कौन था, चेम्सफोर्ड था गवर्नर जनरल वायसरॉय उस टाइम। और उसी टाइम क्या आया था, ये हमारा एक्ट आया था। फिर उसके बाद अगर मिंटो की बात करें तो लॉर्ड मिंटो हम लोग जानते हैं 1919, मतलब कि 1909 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये लॉर्ड मिंटो यानी कि मॉर्ले यहाँ पे क्या थे, मॉर्ले यहाँ पे सेक्रेटरी थे और मिंटो यहाँ पे क्या थे, गवर्नर जनरल और वायसरॉय थे। और 1919 के एक्ट में क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई थी, यानी कि मुस्लिम और हिंदू में वोटिंग अलग अलग होगी, ठीक, हिंदू को वोट करेगा और मुस्लिम को वोट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग और एक और यहाँ पे बचा है ऑप्शन जो कि है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर चेम्सफोर्ड की बात करें तो हार्डिंग का हो गया, अगर तो चेम्सफोर्ड का हो गया। अब हार्डिंग की अगर बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग जो है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के बारे में अगर हम लोग देखें तो लॉर्ड हार्डिंग जो सेकंड है, इनके टाइम पे क्या हुआ था, जो है कैपिटल शिफ्ट हुई थी 1912 में, ठीक,
11 में क्या हुई थी, घोषणा हुई थी जो है कैपिटल शिफ्ट करने के लिए, और फिर 1912 में कैपिटल शिफ्ट हुई थी दिल्ली में। ठीक है, तो ये चीज़ करी गई थी कब, 1912 में, और इसी टाइम पे बंगाल पार्टीशन को ख़त्म किया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग पे एक बॉम्बिंग हमला हुआ था, बॉम्बिंग की गई थी, और वो किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा, रास बिहारी घोष। ठीक, और रास बिहारी घोष को हम लोग जानते हैं, इन्होंने आगे जाके आईएनए भी ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन क्वेश्चंस में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे स्थापित किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ अगस्त 25, 1857 स्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो निम्न में से इसमें ये क्वेश्चन बताना है कि 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर जोर दिया गया। तो ये पूछ रहा है कौन सा मुद्दा था। तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड और सपोर्ट टू द इंग्लिश गवर्नमेंट, तो ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद द रिटर्न ऑफ बादशाही और द इम्पोजिशन ऑफ द हैवी जुमास, तो मतलब कि एज दी राइट है। तो देखिए हिंदू मुस्लिम डिवाइड के ऊपर ये प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा को इस मुद्दे पर जोर दिया गया था। ठीक है, और ये जो है इशू किसके द्वारा किया गया था, ये जो बहादुर शाह दुत्ती, ये उस टाइम पे क्या थे, हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति में लड़ने वाले दिल्ली के सुल्तान थे, कौन, बहादुर शाह सेकंड, जो कि रंगून में चले गए थे लड़ाई के बाद में। तो उन्हीं के द्वारा ये इशू किया गया था, और इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मोहम्मद और महावीर दोनों साथ में लड़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी थी, महावीर एंड मोहम्मद और फॉट टुगेदर। ओके, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, महावीर एंड मोहम्मद, ठीक, आर फॉट टुगेदर, तो ये चीज याद रखनी है। तो इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं विच वन ऑफ पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑर्गेनिक एसिड के बारे में अगर पूछा जाए तो ये है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड जिसे जो है हम लोग मेथनोइक एसिड भी कह सकते हैं, जिसका फॉर्मूला अगर बात की जाए तो क्या है, CH3COOH। ठीक है, तो ये एस्टिक एसिड का फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है। और अगर यहीं पे एक बात की जाए, अगर CH3 ये मिथाइल ग्रुप है, अगर इसमें H लगा दिया जाए, ठीक है, हम एक लेमैन की रूप से समझा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं। तो CH3 इज द मिथाइल ग्रुप, ऐसे एक क्रम होता है मिथाइल, ठीक है, एथ मैथ प्रोब्यूट हेक्सेप्ट नॉनडेक, ऐसे तरीके से ये नाम की दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को बस ये याद रखना है CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, अगर इसकी जगह H लगा देंगे तो, और ये क्या है SUH क्या है, ये एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि कोई भी अगर एसिड होगा तो उसके पीछे ये फंक्शनल ग्रुप जरूर लगा होगा। तो ये COH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, और जो CH3 है मिथाइल है, तो तभी इसका मिथाइल एसिड नाम कह सकते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा जो कॉमन नेम है वो क्या है, एस्टिक एसिड। तो ये इसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अगर अब ये HCOH है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक, फॉर्मिक एसिड। और जो फॉर्मिक एसिड ये हमने क्यों बताया, क्योंकि जो चींटी है, चींटी के डंक में, जो चींटी का डंक है उसमें क्या होता है, उसमें ये फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, इस वजह से ये मैंने बताया SUH। और SUH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है एसिड का। ऐसे ही और सारे अगर फंक्शनल ग्रुप देखा जाए तो जैसे कि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, यहाँ पे यानी कि अगर जहाँ पे OH लगा होगा वो एल्कोहल कहलाएगा, जैसे कि इथाइल एल्कोहल C2H5OH। तो ये क्या हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये एल्कोहल हो गया। ओके, ऐसे ही बहुत सारा साइनाइड ग्रुप है, ठीक है, कीटोन ग्रुप है, उसके बाद ईथर ग्रुप है। ओके, फिर ऐसी कई सारे फंक्शनल ग्रुप है, आइसोसाइनाइड ग्रुप है, और इथाइल एसिड, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं, इनसे हम लोग पहचान लेते हैं कंपाउंड को। ओके, फिर उसके बाद अगर हम लोग और ऑप्शन में देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ठीक, H2SO4 जिसे क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं H2SO4 को। उसके बाद अगर नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड को क्या कहते हैं, HNO3। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 इसका फॉर्मूला है, HNO3।
और नाइट्रिक एसिड यानी कि 1:3, तो 1 पार्ट ऑफ HNO3 प्लस 3 पार्ट ऑफ HCl, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये अम्लराज बनाते हैं। ठीक, अम्लराज। ओके, ये भी याद रखना है, अम्लराज ये बनाते हैं कौन, HNO3 और HCl मिलके। तो 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 का। और हम लोग अगर एक चीज याद रखें कि जैसे कि हम लोग एटमॉस्फेयर में, तो सबसे ऊपर कौन सी, सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर में एक बैड ओजोन होती है। ठीक है, गुड ओजोन तो यहाँ पे होगी। ठीक है, मेसोस्फियर के बाद तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रोपोस्फियर में भी होती है जिसका नाम क्या होता है, बैड ओजोन। बैड ओजोन। ठीक, तो वो क्या करती है, उसका काम क्या है कि जब यहाँ से पॉल्यूशन होता है किसका, SO2 का, और हमारा जो सल्फर पॉल्यूशन है और नाइट्रिक एसिड है, ये दोनों NO2, मतलब NO2 का पॉल्यूशन, ये गाड़ियों और इंडस्ट्री से होते हैं ना, तो ये आगे यहाँ पे जाके स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बैड ओजोन का पार्ट बनाते हैं। और जब पहली बार ऐसा आती है तो क्या है, ये वाटर से क्रिया करके, H2O है, H2O से SO2 क्रिया करता है और H2O से NO2 क्रिया करता है, और ये एसिड रेन यानी कि H2SO4 और HNO3 का फॉर्मेशन करके ये बरसते हैं पहली बार इसमें, और इसी को कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, तो ये हम ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें HCl जो है, HCl जो कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका यूज पूछा जाता है, तो ये बाथरूम क्लीनर में यूज किया जाता है, बाथरूम क्लीनर में। ठीक, बाथरूम क्लीनर में इसका यूज किया जाता है। और HCl जो है हमारे पेट में भी पाया जाता है, हमारा जो स्टमक है उसमें पाया जाता है, जो ऑक्जेंटिक सेल होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं जो है हमारे पेट में, वहां से निकलता है क्या, HCl, और हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पढ़ेंगे तो इसका जिक्र जरूर पढ़ते हैं। तो HCl वहां पे होता है और उसकी pH लगभग 1.5 के लगभग होती है। और pH का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है, और pH जो है 7 न्यूट्रल होती है, उससे नीचे एसिडिक होती है और उससे ऊपर बेसिक होती है। जैसे MgOH का होल ट्वाइस, इसकी pH 10 है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ओके, बाकी बाद में देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालम और नोटिया जनजातियां मुख्य रूप से किस राज्य में देखी जाती हैं। तो हालम और नोटिया जो दो जनजातियां हैं वो मुख्य रूप से किस राज्य में हैं, ये पूछ रहा है। तो ये हम लोग जानते हैं, ये हालम और नोटिया दोनों जनजातियां कहाँ पे हैं, ये त्रिपुरा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो त्रिपुरा जिसकी राजधानी हम लोग जानते हैं अगरतला है, और त्रिपुरा जो है यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इसका नाम है। तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसको क्या कहते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। और त्रिपुरा जो है इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये यहाँ पे इस जगह से, ये अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा सिक्किम। ठीक है, तो और फिर यहाँ पे ये मेघालय ये है, फिर यहाँ से इंडिया ऐसा चलता है। तो ये लोकेशन है किसकी, त्रिपुरा की। और यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश। ठीक, तो ये बांग्लादेश, ये सारा बांग्लादेश है। तो ये त्रिपुरा जो स्टेट है ये तीनों तरफ किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी है, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है, ये भी एक फैक्ट है। ऊपर से जो कर्क रेखा है जो हमने अभी बताई थी, जो 30.5 डिग्री नॉर्थ है जो भारत से होकर जाती है, वो भी त्रिपुरा और मिजोरम जो नॉर्थ ईस्टर्न नेशन है, जैसे 7 सिस्टर कहते हैं, उनमें से त्रिपुरा और ये क्या है, मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। तो इन दोनों से भी होकर जाती है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ हमने रेखा बताई थी, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये इन दोनों राज्यों से होकर जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगर बात करी जाए, ठीक है, बाकी अब हम लोग और देख लेते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, जो स्टेट है, ये जो है MP से अलग हुआ था सन 2000 के अंतर्गत। ओके, छत्तीसगढ़। उसके बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र भी जो है कब बना था, 1961 में ये बना था। ठीक, 1961 में इसको बनाया गया था महाराष्ट्र। और जो है, ठीक है, ये 1966 या 1 में बनाया था, ये आप लोग चेक कर लेना। और यहाँ पे अगर केरल की बात करें तो केरल में हम लोग जानते हैं वेम्बनाड कोल लेक भी कहाँ पे है,
केरल में है, वेम्बनाड कोल लेक। ठीक, वेम्बनाड कोल वेम्बनाड कोल जो लेक है वो कहाँ पे है, केरल में है। और केरल में हम लोग जानते हैं केरल जो है कहाँ पे पाया जाता है, जो है वेस्टर्न पोर्शन पे पाया जाता है, जो भारत का ये नीचे वाला पोर्शन है इसमें यहाँ पे केरल पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो केरल है इसमें ही सबसे पहले क्या होता है, जो मानसून है हमारा हिट करता है केरल में। और केरल की बात करें और तो केरल में जो है नेचुरल रबर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, केरल में मिलती है। और जो रबर जो है उसे सॉलिड करने के लिए एक प्रोसेस यूज किया जाता है। जो रबर है वो जब पेड़ से निकलती है तो क्या बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसमें क्या सल्फर ऐड किया जाता है, सल्फर ऐड करके उसे सॉलिड बनाया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन। ठीक, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। ठीक है, और केरल में जो है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है हेडक्वार्टर भी है, और बाकी आगे देखेंगे बाद में। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज दी राइट आंसर। फिर है जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। यानी कि जो पृथ्वी का रोटेशन है, तो पृथ्वी हम लोग जानते हैं दो प्रकार के जो है मूवमेंट करती है, जिसमें एक होता है रोटेशन। तो रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि यह अपने जो अक्ष है, जो एक्सिस है, यानी कि ये एक्सिस है उसकी टिल्टेड है, कितनी 23.5 डिग्री टिल्टेड है, और इस पे क्या होता है, ये अगर अपने एक्सिस पे घूम रही तो उसे रोटेशन कहते हैं। दूसरी जो है मूवमेंट करती है ये, जैसे कि ये मान लेते हैं सन है, तो सन के जो आसपास ये घूमने का कार्य करती है, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, परिक्रमण, रेवोल्यूशन। तो दो प्रकार की मूवमेंट करती है, एक तो रेवोल्यूशन जिससे कि क्या होता है एयर, ठीक, और जो रोटेशन है इससे होता है डे नाइट का फिनोमेना, ठीक, NIGST। ठीक है, डे नाइट का फिनोमेना किसके द्वारा होता है, रोटेशन के द्वारा। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट हम लोग कभी देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। बाकी अब हम लोग देखते हैं ये रोटेशन द्वारा डे नाइट। अब देखते हैं क्वेश्चन में, तो डेली और इसमें क्या है कि ये पूछा है कि रोटेशन के द्वारा क्या क्या चीजें इफेक्ट होती हैं, तो हम लोगों ने देख लिया। तो रोटेशन के द्वारा एक तो डे नाइट हो गया, तो अब ऑप्शन में क्या क्या है, प्रकाश और वायु का तापमान में दैनिक लय, तो ये भी सही है। डेली डायurnal रिदम ऑफ द डे लाइट एंड एयर टेम्परेचर, ऑब्वियस सी चीज है क्योंकि जो हिस्सा सन के आगे आ जाएगा वो वहाँ गर्म होगा और पीछे ठंडा होगा। ठीक है, ये एक कंसेप्ट थोड़ा सा बता दिया। फिर उसके बाद फ्लो पाथ ऑफ द बोथ एयर एंड वाटर टर्न कंसिस्टेंटली इन द साइडवर्ड डायरेक्शन, यानी कि वायु और जल का प्रवाह दिशा से संगत रूप से मुड़ जाता है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कौन से फोर्थ कोरिलेशन फोर्स क्या होता है उसके बारे में। और ज्वार भाटा की गति, यानी कि इसमें जो रोटेशन थे ये तीनों चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज दी राइट आंसर। उसके बाद अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रमाण को मान्य ज्ञान का सोर्स मानता है, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। मतलब कि जो क्या है क्वेश्चन का नाम, ये क्वेश्चन है प्रत्यक्ष, यानी कि परसेप्शन एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज किसे एक्सेप्ट किया जाता है, ये चीज पूछा गया। तो ये माना जाता है चार्वाक को क्या माना जाता है, वैलिड जो है ज्ञान का सोर्स माना जाता है। ओके, तो इसमें ना बौद्ध होगा, ना जैन, ना सांख्य, ये चार्वाक होगा इसका आंसर। फिर उसके बाद व्हाट इज द जादूगोड़ा माइंस नोन फॉर, तो जादूगोड़ा जो माइंस हैं ये किसके लिए हैं, जादूगोड़ा माइंस हैं कहाँ पे, झारखंड में है, और ये हैं यूरेनियम डिपॉजिट के लिए। और यूरेनियम जो है वर्ल्ड वाइड अगर पूछा जाए तो वर्ल्ड वाइड कहाँ पे है, मतलब कि वर्ल्ड में कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, तो ये कजाकिस्तान में मिलता है। ठीक है, तो कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलता है। लेकिन भारत में अगर पूछा जाए तो जादूगोड़ा माइंस जो कि झारखंड में, वहाँ पे भी मिलता है। और वन हॉर्न राइनो अगर बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज दी राइट आंसर। और हम लोग जानते हैं यूरेनियम डेटिंग का यूज किया जाता है क्या है, एज फाउंड करने के लिए। ठीक, यूरेनियम का यूज किया जाता है किसमें, एज फाउंड करने के लिए। ठीक है, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम यूज होता है वो कौन सा, U-235, यानी कि यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है। और यूरेनियम और थोरियम,
ठीक, यूरेनियम और थोरियम दोनों की एक कॉमन ओर होती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड इसकी कॉमन ओर का नाम है। इन दोनों की कॉमन ओर क्या है, थोरियम और यूरेनियम की दोनों की कॉमन ओर है पिच ब्लेंड। ओके, और उसके अलावा ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद एक सींग वाला गैंडा की अगर बात करी जाए तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि यहाँ पे वन ऑन राइनो जो है मिलता है, और ये कहाँ पे, आसाम में है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद अगर बात की जाए सैंडलवुड के जंगल, ये आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, और ठीक है, और असम की राजधानी दिसपुर है, ये हम लोग जानते हैं। और असम में मनास, ओरांग, ठीक, ये और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे कि मनास नेशनल पार्क है, ठीक है, ओरांग नेशनल पार्क है। ये सारे कहाँ पे, असम में नेशनल पार्क हैं। और डिब्रू साइखोप टाइगर रिजर्व भी है। देहंग पटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है टाइगर रिजर्व बना दिया गया, ये भी कहाँ पे, असम में है। देहंग पटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अब टाइगर रिजर्व बन गया है, ये भी लेटेस्ट की न्यूज़ है, तो ये असम में ही है। ठीक है, बाकी असम में एक क्या है, नदी द्वीप है, रिवराइन द्वीप है, रिवर द्वीप है, जिसको माजुली द्वीप कहते हैं। माजुली द्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर हम लोग जानते हैं, असम में जो है रिवर को ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। बाकी ब्रह्मपुत्र के और भी नाम है, ये हम लोग जब उसका कभी देखेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, तो माजुली द्वीप कहाँ पे है, ये असम में है। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एग्रो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व एट। तो एग्रो एग्रो ने ये जियो स्टेशनरी, तो जियो स्टेशनरी का मतलब ही क्या है, भू स्थैतिक, मतलब कि एक फिक्स डिस्टेंस पे जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं एक फिक्स डिस्टेंस पे घूमने के लिए, यानी कि जो धरती है, तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट हैं वो रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स डिस्टेंस पे। तो मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, एट द फिक्स हाइट। तो ये यहाँ पे छोड़े जाते हैं, तो ये एक फिक्स डिस्टेंस जो है वो उस पर घूमते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये फिक्स डिस्टेंस होती कितनी है, तो इसकी हाइट होती है 35,786 किलोमीटर। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है, या एवरेज 36 के किलोमीटर। ठीक है, तो 35,786 किलोमीटर या 36,000 पे ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। तो सी इज दी बी इज दी राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। तो ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता विजिट इंडिया। ठीक है, इंडिया इन 14th सेंचुरी, यानी कि 14वीं शताब्दी में जो एक मोरक्को जो देश है अफ्रीका का, मोरक्को जिसकी राजधानी क्या है, रबात। रबात, ठीक है, तो ये अफ्रीकन एक कंट्री है, और यहाँ पे एक ट्रेवलर आया था इंडिया में 14th सेंचुरी में, जिसका नाम क्या था, इब्न बतूता। तो वो कौन से जो सुल्तान थे उस समय आया था, जब भारत में दिल्ली सल्तनत, हम लोग जानते हैं भारत में दिल्ली डायनेस्टी जो है 1206 से लेकर और हमारे ये 1290 तक, ये यहाँ पे क्या है, दिल्ली सल्तनत का, सॉरी 1206 से 1290 तक नहीं, 1206 से और ये हमारा 1500 जो है 26 तक यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का रूल रहा है इंडिया पे। तो इस शासनकाल में जो 14वीं शताब्दी में कौन सा राजा था जब यहाँ पे ये इब्न बतूता आया था, तो इसमें था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि डी इज दी राइट आंसर। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था इब्न बतूता, और इब्न बतूता ने एक बुक लिखी थी जिसको कहते हैं सफरनामा। सफरनामा, या जिसका नाम रहला भी है, रहला या सफरनामा, ये दोनों नाम एक ही हैं। और ये किसने लिखी थी, ये जो लिखी गई थी इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या अपॉइंट किया था, काजी ऑफ दिल्ली, काजी ऑफ दिल्ली। ओके, काजी ऑफ दिल्ली जो है अपॉइंट किया था किसने, अपने दरबार में। ओके, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो इसे कहते हैं वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया, वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया, वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। ओके, अब ये क्यों कहते हैं इसे वाइजेस्ट फूल, तो इसे कहते हैं वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। ओके, अब ये क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें
5 जो है इसके 5 मेन रीजन हैं, जिसमें कि इसने इस उन कारणों से इसको वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं। सबसे पहला जो दोआब रीजन है, यानी कि जो नदियों की, दो नदियों के बीच में जो रीजन है, जैसे दोआब रीजन कहते हैं, जैसे कि गंगा और यमुना के बीच में जो रीजन है उसे दोआब रीजन कहेंगे, और ये बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है। तो यहाँ पे टैक्स लगा देना, तो ये क्या है काम, ये एक निगेटिव काम है, तभी इसे क्या कहा गया, वाइजेस्ट फूल। तो दोआब जो रीजन है वहाँ पे टैक्स लगा देना, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा फर्टिलिटी है। फिर टोकन करेंसी जो है, टोकन करेंसी इशू कर देना, जो कि घर पे भी लोग बनाने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर देना, दौलताबाद देवगिरी शिफ्ट कर देना। चौथा इसका रीजन है वाइजेस्ट फूल का, कि जो कुमाऊं हिल्स है वहाँ पे अटैक करना बारिश के सीजन में, जिससे कि उसके सैनिक वहाँ पे अटैक नहीं कर पाए। और यहाँ पे जो मंगोल आक्रमणकारी हैं यहाँ से आते थे, तो उन्होंने सोचा मोहम्मद बिन तुगलक में कि यहाँ पे आपको अटैक करें, और उन्होंने बरसात के सीजन में जो पहाड़ी वाला क्षेत्र कुमाऊं रीजन है जो उत्तराखंड में है प्रेजेंट टाइम पे, तो यहाँ पे अटैक करने के लिए कह दिया, जिससे कि उनकी सेना नीचे गिर गई और अटैक नहीं कर पाई। तो ये कुमाऊं हिल्स का जो अटैक है ये भी इनके लिए नेगेटिव साबित हुआ। उसके बाद इराक एक्सपेडिशन, ठीक है, इराक जो है वहाँ पे एक्सपेडिशन करने गए, और वहाँ पे पूरा जो हमला करने का प्लान बनाया, और वहाँ पे हमला करने नहीं गए। तो ये सारे इसको बनाते हैं वाइजेस्ट फूल। बाकी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर देखते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम क्या है, अली गुरसब है, और इसका एक गुलाम था जिसका क्या नाम था, हजार दिनारी नाम था, हम लोग जानते हैं, ओके। और बाकी अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे मार्केट रिफॉर्म किए हैं, ये हम लोग कभी आगे देखेंगे, नहीं तो वीडियो ये 1 घंटा का होने जा रहा है और भी बड़ा हो जाएगा। जैसे कि मार्केट कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें, बहुत से डिपार्टमेंट, साने मंडी की पोस्ट जो बनाई थी, उसके बाद चेहरा प्रथा, दाग प्रथा, ये सारी चीज़ें, हुलिया प्रथा, ठीक है, ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस, स्टैंडिंग आर्मी सबसे ज़्यादा थी, ये सारी चीज़ें इसके पास में थी, तो ये सारी इसके बारे में है। बाकी अगर फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें, तो फिरोज शाह तुगलक की जो है ऑटोबायोग्राफी का नाम जरूर याद रखना, फतुवत ए फिरोजशाही, फतुवत ए फिरोजशाही, तो ठीक है, फतुवत ए फिरोजशाही, फिरोजशाही, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट देखते हैं कि नाट इज द फेमस विद द नेम ऑफ विच ट्राइब, जो नाथ है वो किस जनजाति के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये हम लोग जानते हैं भात्रा, भात्रा जो कि कहाँ पे, उड़ीसा में इस नाम से फेमस है, तो उड़ीसा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब उड़ीसा में हम लोग जानते हैं चिल्का लेक है, ठीक है, चिल्का चिल्का लेक कहाँ पे, उड़ीसा में है। उड़ीसा में महानदी भी है, यहाँ पे हीराकुंड डैम भी है, और उड़ीसा में क्या है, ब्लैक पगोड़ा जिसे कहते हैं वो टेम्पल भी है, सूर्य टेम्पल, सन टेम्पल जो है जिसे कहते हैं, ये भी उड़ीसा ही में है। तो पी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज ननका तुरा ननकान तुरा बुलक बुलक के पर बंदिया सिग्निफाई, ननकन तुरा बुलक बुलक के पर बांधिया का तात्पर्य क्या है। तो ये पूछा गया है एक एज इट इज क्वेश्चन, तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। इसका मतलब होता है नीडल एंड थ्रेड, यानी कि सुई धागा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, तो निम्न में से कौन सी जो है वो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर नहीं है, यानी कि इस साइड बहने वाली रिवर कौन सी नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या, ताम्रपाणी जो रिवर है वो क्या है, वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ओके। तो ये हम लोग जानते हैं, ये केरला में सारी रिवर हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं, जैसे कि पेरियर रिवर भी कहाँ पे, केरला में है, भरत पूजा भी केरल में है, और पंबावी रिवर केरला में है। ये तीनों क्या है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं, यानी कि ये सारी रिवर जो अरेबियन सी है यहाँ पे अपना मुहाना बनाती हैं, ठीक है। और इसमें से जो दो रिवर हैं, जैसे कि जो ये ताम्रपानी रिवर है, ये तो ईस्टर्न फ्लोइंग है, यानी कि ये तमिलनाडु में कहाँ पे गिराएगी, ये गल्फ ऑफ मन्नार में, या गल्फ ऑफ मन्नार जो कि तमिलनाडु में, यहाँ पे क्या है, एक गल्फ है श्रीलंका और इसके बीच में, गल्फ ऑफ मन्नार, वहाँ पे ईस्टर्न फ्लोइंग है, तो वहीं पे ये अपना मुहाना बनाएगी। बाकी ये सारी अरेबियन सी में मुहाना बनाती है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या है? रिवर शारदा ड्रेन्स इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ द उत्तर प्रदेश बिफोर एंटरिंग द प्लेन शारदा इज नोन एज, यानी कि सरयू नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में प्रवाहित होती है, मैदानों में प्रवेश करने से पहले किस नाम से जानी जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो मैदान में जब ये प्रवेश करती है उससे पहले इसका नाम क्या है? काली रिवर इसको कहते हैं। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? शारदा रिवर का मिलाम ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इसका सी इज द राइट आंसर। बाकी बाद में देखेंगे वॉर पेपर के बारे में। फिर उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैज डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट एज द स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन। तो ये किसने बताया है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि कब लॉन्च किया गया था, मतलब कब ये स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ये एक क्या है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। ये किसने बताया? तो ये बताया है हमारे इसमें से जो F.G. हचकिंस है, जो सी दी राइट आंसर, यानी कि F.G. हचकिंस ने ये चीज कही गई थी कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, एक ये क्या था? स्पॉन्टेनियस, यानी कि ये स्वतः ही उत्पन्न होने वाली क्रांति थी। और ये एक्चुअल में किसी इसका कोई भी लीडर नहीं था, ये लीडरलेस मूवमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में 8 अगस्त को लॉन्च की गई थी। लेकिन अगर लीडरलेस अगर ऑप्शन नहीं आता है तो आप क्या टिक करेंगे? गांधी जी टिक करेंगे कि गांधी जी ने इसको लीड किया था। और आईएनसी ने इसे 9 अगस्त 1942 को एक्सेप्ट किया था, ठीक सपोर्ट किया था 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद 19 क्वेश्चन है द एसआई जो यूनिट ऑफ लेंथ है। तो एसआई यूनिट किसकी? लेंथ की हम लोगों को बतानी है। तो ये एसआई यूनिट क्या है? लेंथ की मीटर है, हम लोग जानते हैं। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। अगर लाइट ईयर ये यूनिट किसकी है? ये यूनिट है ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, यानी कि ये क्या है? लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट है, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस की यूनिट है, डिस्टेंस की। अगर लाइट की स्पीड पूछी जाए तो लाइट की स्पीड हम लोग जानते हैं, स्पीड ऑफ द लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर बात करी जाए 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो सकता है अगर ये यूनिट चेंज करके दे दी। फिर उसके बाद अगर एक लाइट ईयर बराबर हम लोग देखें तो कितनी होती है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ये इसका डिस्टेंस की दूरी होती है एक लाइट ईयर में। ओके, तो ये हम लोगों को क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे सेट करेंगे जिससे आपकी जीएस का रिवीजन हो जाए। धन्यवाद।